हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे और जेनेटिक्स बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। और जितने भी दूसरी बुक से क्वेश्चन कर रहे हो, आई होप क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। लास्ट क्लास जो मैंने ली थी उसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि कुछ टेक्निकल एरर से सिस्टम शट डाउन हो गया था, तो क्वेश्चंस रह गए थे। तो आप घबराइए नहीं, मैंने कहा था कि जहां पर क्लास स्टॉप हुई है वहीं से मैं दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगी। सो टुडे वी विल कंप्लीटली फिनिश पेडिग्री एनालिसिस एंड देन टुमारो वी विल फिनिश द क्लास ऑफ जेनेटिक्स। और उसके बाद बहुत बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मैम नेक्स्ट क्या स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट क्या स्टार्ट करोगे। सो वील स्टार्ट विद एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जहां पर अपन रुक गए थे। मैं एक पेडिग्री बना रही हूं, आप देखिए आप उसे सॉल्व कर पाते हैं क्या। So this is a marriage between male and female. So you need to read out, you need to understand that what this pedigree is telling, कि क्या है ये। इसके ऑप्शंस नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। पहले ये पेडिग्री आप भी बनाइए और बनाते बनाते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, so this is diseased, the male is diseased। पूरा प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। ओके, so this couple has 2 offsprings here। मेरे साथ साथ बनाइए और आंसर यही देखकर आ जाना चाहिए, मुझे तो इसका आंसर समझ में आ गया है। ठीक है, so these 2 are diseased। So here are 2 females, 2 males, sorry। One of them here is diseased। So this is the pedigree which is present here। Okay, यहां पर भी एक ड्रॉ कर लेते हैं। So this is the pedigree, this is generation 1, this is generation 2, this is generation 3। So now you need to tell me that this pedigree shows what? Autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant, X-linked recessive। यहां पर आप इस पेडिग्री को स्टडी करिए एंड नाउ यू नीड टू टेल दैट ये ऑटोजोमल है या एलोजोमल है। सबसे पहली चीज जो अपने को पकड़नी है किसी भी गिवन पेडिग्री में वो ये है कि डिजीज जो दे रखी है वो एलोजोमल है या ऑटोजोमल है। अब यहां पर देखो, यहां पर फीमेल डिजीज है, वो डिजीज मेल और फीमेल दोनों को दे रही है। अगर डिजीज दोनों को जा रही है और यहां से मेल डिजीज फीमेल में भी गई, मेल में भी गई, फीमेल से मेल में गई, तो यहां पर कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। यहां पर डिजीज इक्वली दोनों जनरेशंस में जा रही है, तो ये क्या होएगी यहां पर? दिस इज ऑटोजोमल, राइट। अब ये डोमिनेंट है या रिसेसिव, तो यहां पर मदर से डिजीज सन और डॉटर में आ रही है, यहां से दोनों बच्चों को डिजीज जा रही है, तो डिजीज की फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर एंड पे है, तो ये डिजीज क्या होगी? दिस इज ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? क्वेश्चन कई बार पूछते हैं दैट टेल मी द जीनोटाइप ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में फादर और मदर का जीनोटाइप बताओ। तो फादर का जीनोटाइप सिंपल है, तो फादर का जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल ए। मदर का जीनोटाइप 2 तरीके से हो सकता है, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। पर इस केस में मदर का जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए वाई। मदर यहां पर हेट्रोजाइगस क्यों है? क्योंकि कुछ बच्चे डिजीज फ्री हैं। ठीक है, ये जो बच्चा है ये यहाँ पर डिजीज फ्री आया है, तो डिजीज फ्री बच्चा सिर्फ और सिर्फ
स्मॉल ए कॉम्बिनेशन में आएगा, और स्मॉल ए कॉम्बिनेशन सिर्फ तब होगा जब यहाँ पे मदर हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगी। यहां पर भी बच्चे को बीमारियां नहीं है, तो ये भी कौन होएगा, स्मॉल ए कॉम्पोजिशन में इसका जीनोटाइप होगा। ठीक है, अब कैपिटल ए स्मॉल है, तो डिजीज बच्चों का जो जीनोटाइप है वो इस फॉर्म में होगा, हेट्रोजाइगस। तो ये भी क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए। यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। अगेन दिस इज कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल ए। सो दिस इज द एंटायर जीनोटाइप ऑफ अ गिवन जनरेशन। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में छूट गया था, तो यहां पर आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सीरीज जो था अपना वो यहां पर फिनिश हुआ। अब कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस और अपन करेंगे ताकि आपकी एक बहुत थरो प्रैक्टिस हो जाए पूरे पेडिग्री एनालिसिस की, इसीलिए आज थोड़े से क्वेश्चन अपन और करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो तो you can keep writing in the comment section. I may not be taking a live class today. This would be a premiere class, but yes, जब आप ये लाइव क्लास देख रहे होंगे तो मैं 100% लाइव चैट पढ़ रही होंगी, एंड देन एंड देयर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी करूंगी। ओके, दिव्यान, अवनी, अनंत, रोहित, सारे स्टूडेंट्स जो रेगुलरली क्लास देखते हैं, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, और जो भी कंफ्यूजन है आप प्लीज उसे बहुत कंफर्टेबली कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर आंसर करूंगी। आई वुड बी डेफिनेटली लाइव इन द कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए और करिए, स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इज द ट्रेट रेसेसिव और डोमिनेंट? इज द ट्रेट सेक्स लिंक्ड और डोमिनेंट? आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। आई विल चेक इन द कमेंट बॉक्स कि आप सही आंसर कर रहे हैं या गलत। अगर पेडिग्री क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा बनाऊं, थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी कम लग रही है पेडिग्री की, मैं बना रही हूं वापस। आई होप अब आपको क्लियर हो जाएगा। So this is the pedigree. I hope this is clearly visible to you now. तो आप आंसर करना स्टार्ट कर सकते हैं कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। So the trait shown here is definitely dominant. ये डोमिनेंस शो कर रहा है। डिजीज पेरेंट है, हेल्दी पेरेंट है। यहाँ पर 2 बच्चे डिजीज आ रहे हैं, तो अगर 2 बच्चे यहाँ पर डिजीज आ रहे हैं दैट मीन्स ये रिसेसिव नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट है। इज इट सेक्स लिंक ट्रेट और इट इज ऑटोजोमल? सो डेफिनेटली ये ऑटोजोमल है, बिकॉज यहाँ पर क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेल और फीमेल इक्वली इफेक्ट हो रहे हैं। गिव द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स शोन इन जनरेशन 1। सो दिस इज जनरेशन 1। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको जीनोटाइप इसीलिए सिखाया था क्योंकि अब आप मुझे यहाँ पर जीनोटाइप्स बताएंगे ऑफ जनरेशन 1 and their third child shown in generation 2। थर्ड चाइल्ड मतलब ये, इसका बताना है आपको, and the first grandchild shown in generation 3। इसका जीनोटाइप बताना है, इसका जीनोटाइप आपको बताना है। ठीक है, पेरेंट्स का, इनकी थर्ड बच्चे का और इनके फर्स्ट ग्रैंड चिल्ड्रन का। तो यू नीड टू टेल मी, आप आंसर निकालिए। अगर ये डोमिनेंट है, ये डिजीज फ्री है, तो यहां पर आंसर होगा स्मॉल ए, यहां पर आंसर होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। तो यहां पर भी आंसर क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहां पर भी आंसर क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए।
ठीक है, आई डोंट थिंक सो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाना चाहिए। ये डोमिनेंट पेडिग्री है, ऑटोजोमल है। अगर यहाँ पर मदर डिजीज फ्री है तो उनका जीनोटाइप एक ही हो सकता है, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल ए। वैसे अगर आप रिसेसिव वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको उसके आगे होमोजाइगस लगाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि रिसेसिव सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपीयर होता है। यहां पर 2 बच्चे डिजीज फ्री हैं, 2 बच्चे डिजीज फ्री हैं, इसीलिए फादर जो यहां पर है वो कैसा है, वो अपने हेट्रोजाइगस डोमिनेंस कंडीशन में है। अगर फादर होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता तो ये पूरी जनरेशन क्या आती, डिजीज आती। अपन इसको करके देखते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो, अगर फादर होमोजाइगस होता और मदर रिसेसिव होती तो आने वाले सारे बच्चे डिजीज्ड होते, बट यहां पर 2 बच्चे डिजीज फ्री हैं, दैट मींस उनका जीनोटाइप भी क्या होगा, स्मॉल ए, राइट। तो आंसर इस तरीके से आएगा। तो जितने भी जीनोटाइप हमसे इस पेडिग्री में पूछे हैं उसका आंसर क्या होगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए वुड बी द आंसर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ओके, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Study the given pedigree chart and it shows the inheritance of X-linked trait controlled by gene R. What will be the genotype of individual A, B, C and D respectively? तो ये A, B, C और D का आपको जीनोटाइप बताना है। क्वेश्चन में बोल दिया that it is controlled by X-linked gene, that is small r। अब कोई भी चीज अगर स्मॉल r से डिनोट की जा रही है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप इस आंसर को करिए और यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। यहां पर मदर कैरियर है, यहां पर फादर हेल्दी है। तो फादर अगर हेल्दी है तो XY, मदर अगर कैरियर है तो इस तरीके से। तो बी का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, बी यहां पर डिजीज आ गया तो XRY। करिए, आप सॉल्व करिए, मैं वेट कर रही हूं, आप करिए इसको। दिव्यांग फिर बोलेगा मैम आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट हो रही है इसलिए मुझे पॉज कर करके देखना पड़ रहा है। तो आज आपको पॉज नहीं करना पड़ेगा दिव्यांग, मैं खुद ही पॉज हो रही हूं। करिए सॉल्व, करिए करिए। करें, आई थिंक इतना टाइम सफिशिएंट है, इतने टाइम में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद यहां देखिए इनका जीनोटाइप क्लियर है। यहां पर ये जो फीमेल है ये डिजीज फ्री है, दैट मींस ना तो ये कैरियर शो हो रही है ना ही ये डिजीज शो हो रही है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, XX। अब ये डिजीज मेल मैरीज अ हेल्दी फीमेल, तो यहां पर ये डॉटर आ गई कैरियर। अगर ये कैरियर आ गई तो इसका जीनोटाइप हो गया, ये मेल यहां पर हेल्दी है तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा XY। तो मेरे हिसाब से यहां पर आंसर आना चाहिए A XX, B XRY, C XRX और XY। तो मेरे हिसाब से यहां पर आंसर आना चाहिए A। और बहुत ध्यान से देखो क्रिस क्रॉस पैटर्न को, मदर कैरियर, सन डिजीज, फादर डिजीज, डॉटर कैरियर। तो यहां पर एक प्रॉपर क्रिस क्रॉस पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन करते जाएं। आई एम लाइव विद यू ऑन द चैट सेक्शन, कमेंट्स में मैं आपके साथ लाइव हूं, तो मैं तुरंत आपके सारी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, गिवन अबव है ना, गिवन साइड में इज द पेडिग्री चार्ट शोइंग इनहेरिटेंस ऑफ अ सर्टेन सेक्स लिंक्ड ट्रेट इन ह्यूमंस, which is the trait
ट्रेस्ड इन द अबव पेडिग्री चार्ट। इस पेडिग्री को देखकर आपको क्या समझ में आता है? ये डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट वाई लिंक्ड है या रिसेसिव वाई लिंक्ड है। एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, सोचिए, रैशनली सोचिए क्या हो सकता है। अब अपन काफी सारे पेडिग्री के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं है आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। फिर भी सोचिए, करिए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। कमेंट्स में मैं आपके राइट आंसर्स का वेट कर रही हूँ। सोचो सोचो, करो, होएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अब अगर हम वाई लिंक्ड के बारे में बात करें, है ना, तो फादर यहां पर डिजीज है, पर यहां पर डॉटर डिजीज आ रही है। दैट मीन्स ये वाई लिंक्ड तो नहीं है, है ना, वाई लिंक्ड ये हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं रेसेसिव एक्स लिंक्ड की। अगर रेसेसिव एक्स लिंक्ड डिजीज होती है तो फादर से वो डिजीज जब डॉटर्स को जाती है तो डॉटर्स हमेशा कैरियर बनती हैं, कभी भी डिजीज नहीं बनेंगी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर होएगा डोमिनेंट एक्स लिंक्ड। अब पेडिग्री ये है। अब इनके जीनोटाइप्स देखते हैं। जनरेशन 1 में फादर डिजीज्ड है तो एक्स डॉट वाई, मदर हेल्दी है, एक्स एक्स हो गया। अब देखो, एक्स एक्स डॉट, एक्स एक्स डॉट, एक्स वाई, एक्स वाई, ये कंडीशन हो गई। स्टूडेंट्स जस्ट वेट, देयर इज अ पावर कट, 1 second, let us just wait for 2 minutes. Okay, now I think it is clear. ठीक है, there was a power cut. चलो, ये जीनोटाइप होगा x डॉट वाई, एक्स एक्स, बिकॉज फीमेल वहां पर हेल्दी है, मेल डिजीज्ड है, तो दोनों डॉटर डिजीज्ड, दोनों सन हेल्दी। ठीक है, तो देखो, डॉटर्स डिजीज्ड है, सन्स यहां पर हेल्दी हैं। नाउ दीज डिजीज डॉटर्स, एक्स एक्स डॉट मैरीज नॉर्मल मैन, इनकी शादी हुई है नॉर्मल मैन से। सो देखो, जीनोटाइप क्या आएगा? एक्स एक्स, एक्स डॉट वाई, एक्स एक्स डॉट, ओके 1 second, एक्स एक्स ये हो गया, एक्स वाई, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, एक सन ये डिजीज है और एक डॉटर यहां पर डिजीज है, तो एक सन यहां पर डिजीज है, एक डॉटर यहां पर डिजीज है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? यहां पर डोमिनेंट एक्स लिंक डिजीज यहां पर है। तो ये आपको पेडिग्री अगर नहीं क्लिक कर रही, एकदम से नहीं समझ में आता, होता है स्टार्टिंग में, नहीं क्लिक करती, ब्लैंक हो जाते हैं, बट अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को ध्यान से देखा है, जहां पर अपन ने बिना पेडिग्री के क्वेश्चंस करे हैं, जहां पर अपन ने ब्लड टाइप के क्वेश्चन करे हैं, जहां पर अपन ने सिस्टिक फाइब्रोसिस के क्वेश्चन करे हैं, सिकल सेल एनीमिया के क्वेश्चंस करे हैं, अगर उन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखा है, समझा है, तो बस वही रिप्रेजेंटेशन में आपको यहां पर एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दे सकते हो या लाइन फॉर्म में आप मान सकते हो, तो बस वही पेडिग्री एनालिसिस है। तो हमेशा पेडिग्री सॉल्व करने के बाद एक बार इन सबके जीनोटाइप्स भी लिखकर देखो, आपको क्वेश्चन बेटर क्लैरिटी से समझ में आएगा। क्या यहां तक की सारी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वाज। मैंने जब आपको डिसऑर्डर्स के नाम, 1 second students, I think there is another power cut. Let us wait for 2 minutes. ओके, जब मैंने आपको डिजीजेस के नाम लिखवाए थे तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हीमोफीलिया जो है वो एक हीमोफीलिया एक रॉयल डिजीज है, बिकॉज
ये रॉयल फैमिली में रन कर रही थी, तो क्वीन विक्टोरिया वॉज द कैरियर ऑफ द डिजीज। क्वीन विक्टोरिया क्या थी? शी वॉज द कैरियर। ओके ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन, वेरी नाइस। स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करिए। अगर आपको जेनेटिक्स अच्छे से समझ में आई है तो ये पेडिग्री देखकर ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से। करिए, आई एम गिविंग यू टाइम, सोचिए और करिए। ध्यान से देखना, पेरेंटल जनरेशन में डिजीज नहीं है, बच्चों के अंदर डिजीज अचानक से आ गई है, सन और डॉटर दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। दैट मींस सबसे पहली बात, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, मेल और फीमेल्स इक्वली इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक, क्लियर हो गई ये बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पेरेंट्स अगर डिजीज फ्री है और बच्चों में अगर डिजीज आ रही है तो पेरेंट्स कैसे होंगे? पेरेंट्स हमेशा अपनी हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, द ट्रेट डिपिक्टेड इज ऑटोजोमल रिसेसिव लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, और इट कुड बी सिकल सेल एनीमिया, और इट कुड बी एनी ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो यहां पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, द ट्रेट अंडर स्टडी इज डोमिनेंट। डोमिनेंट तो ये हो ही नहीं सकता, अगर डोमिनेंट होता तो आउट ऑफ द टू पेरेंट्स एक डिजीज 100% होता, तभी वो डिजीज बच्चों में आएगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस, अगर दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस होते तो बच्चों के अंदर डिजीज नहीं आती। ठीक है, और अगर डिजीज रेसेसिव है, ठीक है, अगर डिजीज रेसेसिव है तो यहां पर भी क्या होते? यहां पर भी पेरेंट्स डिजीज आते। ठीक, द ट्रेट कैन बी एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज लाइक हीमोफीलिया। अगर हीमोफीलिया होता तो मेल और फीमेल्स यहां पर इक्वली इफेक्ट नहीं होते, तो द ट्रेट डिपिक्टेड इज ऑटोजोमल रिसेसिव लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो पेरेंट्स यहां पर कैसे हैं? अपने हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, इस कंडीशन में प्रेजेंट है, पेरेंट्स कैरियर हैं यहां पर, और जैसे ही ये स्मॉल ए कॉम्बिनेशन मिला, यहां पर पेरेंट्स क्या हो गए? यहां पर पेरेंट्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, द ट्रेट शोन इन द गिवन पेडिग्री चार्ट इज मोस्ट लाइकली एन। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होगा? ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव या सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट। अगेन यहां पर पेरेंट्स जो है वो डिजीज फ्री है, सन्स और डॉटर डिजीज हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं इस बीमारी से। यहां पर भी देखो, यहां पर भी ये दोनों डिजीज फ्री हैं, पर यहां पर डिजीज आ गई, तो ऐसी चीज हमेशा क्या होगी? ऐसी चीज जिसमें पेरेंटल जनरेशन डिजीज फ्री है, अचानक से बच्चों में डिजीज आ रही है, मेल और फीमेल बराबर से इफेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे पेडिग्रीज हमेशा ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट होते हैं। तो यहां पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक, स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ द फैमिली शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। द ट्रेट अंडर स्टडी इज, ओके, सो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, इसको मायोटोनिक डिस्ट्रोफी वर्ड एक बार आप छोड़ दो, आप सिर्फ इस पेडिग्री को डिकोड करो और समझने की कोशिश करो कि डोमिनेंट एक्स है, रेसेसिव एक्स है, ऑटोजोमल है या रेसेसिव वाई है। आप सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉरगेट अबाउट दिस वर्ड मायोटोनिक डिस्ट्रोफी को छोड़ दो, एक बार सिर्फ पेडिग्री को डिकोड करने की कोशिश करो। आई एम गिविंग यू 2 minutes।
आया समझ में? देखो, फीमेल से मेल और फीमेल दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर फीमेल से फीमेल में डिजीज जा रही है, दैट मीन्स ये जो ट्रेट है ये एक्स लिंक्ड तो यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई भी क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। रेसेसिव वाई लिंक अगर ये होती तो यहां पर मेल इफेक्टेड होता, यहां पर फीमेल को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर क्लियर कट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब जीनोटाइप्स अगर अपन निकाले, यहां पर अगर जीनोटाइप्स निकाले तो ये डिजीज फ्री है और ये डिजीज है, तो इसके दो जीनोटाइप पॉसिबल है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए। अगर कैपिटल ए इसका जीनोटाइप होता तो सारे बच्चे डिजीज जाते, तो इस मदर का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका कैपिटल ए स्मॉल ए। ये जो डिजीज फ्री है ये सारे कैसे हो जाएंगे? स्मॉल ए स्मॉल ए। ये डिजीज आई कैपिटल ए स्मॉल ए, ये स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दोनों बेचारे बच गए। तो इन सबके बच्चों का जीनोटाइप क्या आएगा? स्मॉल ए, इन सारे बच्चों का जीनोटाइप आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इस चीज में, कोई इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में उसे मेंशन करिए, मैं जरूर आपको आंसर करूंगी। ओके, इन द गिवन पेडिग्री सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ए एंड बी आर ट्विंस। पेडिग्री है ही नहीं, पेडिग्री अपन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये पेडिग्री है। तो इस पेडिग्री से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या ए और बी ट्विंस हैं? ए और बी ट्विंस तब होते अगर इनका सिंबल ऐसा होता, तब ए और बी ट्विंस होते। और ये ट्विंस कैसे होते? ये ट्विंस यहां पर आइडेंटिकल ट्विंस होते। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के लिए ये सिंबल है, ठीक है। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस ऐसे भी हो सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस ऐसे भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस जब भी होंगे तो वो या तो दोनों मेल ही होंगे या तो दोनों फीमेल ही होंगे। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस दो फीमेल्स हो सकती हैं, दो मेल्स हो सकते हैं, एक मेल एक फीमेल हो सकता है। बट अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात करेंगे तो उनका जेंडर हमेशा सेम होगा। तो ये ट्विंस तो नहीं है, ठीक, तो ये आंसर नहीं होगा। A is younger than B, B is younger than A, can't determine the age of A and B। तो पेडिग्री अगर दे रखी है तो एज तो हम डिटरमिन करेंगे ही। अब हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है, जो अल्फाबेट पहले दे रखा है उसका बर्थ पहले हुआ है और जो बाद में दे रखा है उसका बर्थ बाद में हुआ है। तो आंसर क्या होगा? B is younger than A। तो B जो है वो A से छोटा है, तो राइट आंसर यहां पर हो गया आपका ऑप्शन सी। सो ये आई थिंक बहुत सारे पेडिग्री के क्वेश्चंस अपन ने प्रैक्टिस कर लिए हैं यहाँ पर। मुझे लगता नहीं है कि अब आपको कोई डाउट होगा। और एक और चीज थी, लास्ट टाइम जब मेरी क्लास स्टॉप हुई थी तो शायद एक लास्ट क्वेश्चन को मैं आधा सॉल्व कर पाई थी, आधा वो क्वेश्चन रह गया था। तो एक बार उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन था जो छूट गया था बीच में, या ये वाला क्वेश्चन था। एक बार इसको सॉल्व कर लेते ताकि आपकी और कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। व्हाट डज द बिलो पेडिग्री कंक्लूड, ठीक है, तो यही क्वेश्चन कर रहे थे, तब शायद स्विच ऑफ हो गया था सिस्टम। तो एक बार देखो, इस पेडिग्री को लिखो, सॉल्व करो। डिजीज्ड मदर से डिजीज नहीं गई है डॉटर में, यहां पर मैरिज हुई है दो नॉर्मल इंडिविजुअल्स के बीच में और डिजीज आई है सन और डॉटर के अंदर। सन और डॉटर के अंदर डिजीज इक्वली अगर ट्रांसफर हो रही है, दैट मीन्स हम यहां पर एलोसोमल डिसऑर्डर के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं।
सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। यहां पर ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बात हो रही है। अगर ये ट्रेट डोमिनेंट होता तो ये जनरेशन जरूर इफेक्ट होती, ठीक है। अगर ये डोमिनेंट है तो यहां पर डिजीज जरूर आती, यहां पर डिजीज नहीं शो हो रही है, इसीलिए इसका आंसर क्या है? द आंसर इज एलोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। 1 सेकेंड। So the answer here is autosomal recessive, ठीक है। इस पेडिग्री को एक बार कॉपी कर लेना, यहीं पर शायद क्लास बंद हो गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, given below is a pedigree chart showing the inheritance of a certain X-linked trait in humans। अब यहां पर देखो मेल डिजीज है, मेल से डिजीज गई फीमेल में, डिजीज फीमेल की शादी हुई हेल्दी मेल से, डिजीज चली गई मेल में, ठीक। और यहां पर एक फीमेल भी डिजीज है, तो अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो होते हुए सडनली फीमेल से फीमेल में भी अगर डिजीज जाती है तो ऐसे पेडिग्री को हम डोमिनेंट एक्स लिंक पेडिग्री बोलते हैं। आराम से इस पेडिग्री को एक बार कॉपी करो, ध्यान से देखो, समझो, तो आपको आंसर क्लियरली समझ में आएगा। पेडिग्रीज कॉपी करो, उनके प्रोबेबल जीनोटाइप्स लिखो और आगे की जनरेशंस की प्रोबेबिलिटी निकालते हुए चलो। आपको 100% मेरी बात समझ में आएगी ही आएगी, ठीक है। तो यहां पर अपन पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स खत्म करेंगे, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब कल की क्लास में विच विल बी अ लाइव क्लास होगी कल की क्लास। तो कल की क्लास में कुछ माइनर टॉपिक्स है जेनेटिक्स के, कि लिंकेज क्या होता है, जीन मैपिंग क्या होती है, एपिस्टैसिस क्या है, लीथल जीन में आपको बता चुकी हूं। ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं जिनको अपन अब डिटेल में कल की क्लास में डिस्कस करके खत्म करेंगे। एंड कुछ 10 to 15 जेनेटिक्स के PYQs अपन करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लैरिटी से समझ में आएगी। जेनेटिक्स को खत्म करने के बाद अपन नेक्स्ट क्लास से एनिमल फिजियोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहली बात, अब एक दो चीजें इंपॉर्टेंट जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो ये कि बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम बोर्ड्स को और NSE JS को कैसे मैनेज करना है, आप बुक्स के नाम बता दीजिए, कितना टाइम हमें डिवोट करना है, कौन सी बुक हमें फॉलो करनी है। तो इन सारी चीजों को मैं एक एक करके आंसर करती हूँ। जहां तक बुक्स की बात है, एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न, आपको रिलाय करना है NCERT के ऊपर और मेरे नोट्स के ऊपर। जो भी नोट्स मैं आपको दे रही हूं, जितने भी नोट्स मैं आपको दे रही हूं, वो सारे नोट्स आपको कैम्बल, ट्रूमैन और साथ साथ में पाथ फाइंडर, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से इन सब की समरी है मेरे नोट्स के अंदर। तो जहां तक NSE JS इज कंसर्न, आपको और कोई बुक को इलैबोरेट कर कर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कैम्बल है तो आप उसे पढ़ लीजिए, पर आप जैसे जैसे कैम्बल पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि मैं भी आपको उसी के नोट्स दे रही हूं। तो अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो आप NCERT को फॉलो करिए और साथ में आप मेरे नोट्स को फॉलो करिए। तो NSE JS लेवल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो गया थ्योरी पार्ट, ठीक। अब इसके बाद आते हैं मैम क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने जब NCERT को रीड कर लिया है, मेरे नोट्स को प्रॉपरली पढ़ लिया है, दैट मीन्स आपकी थ्योरी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है। अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके NSE JS के PYQs। आप आराम से इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको सब तरह के PYQs मिल जाएंगे। 2013, 2014, 15 सारे आपको PYQs मिलेंगे। आप उन्हें जरूर सॉल्व करना स्टार्ट करिए। दिस PYQ सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो आपको PYQs कराऊंगी ही हर चैप्टर के बाद में, बट आप भी PYQs करना स्टार्ट करिए। इसके अलावा आप कोई सी भी MCQ की बुक, एनी बुक ऑफ योर चॉइस, अगर आपके पास है तो आप उसे सॉल्व करिए, नहीं है तो आप कोई सी भी क्लास 11th की MCQ की बुक खरीद सकते हैं जिसके क्वेश्चंस NCERT बेस्ड है। उस बुक को आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। दैट बुक कुड बी एनी बुक ऑफ योर चॉइस। सब बुक्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस ही मिलेंगे, कहीं 10 क्वेश्चन कम, कहीं 10 क्वेश्चन ज्यादा, बट इंश्योर ये करना है कि उस बुक के क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स वो कंप्लीटली NCERT बेस्ड है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको आराम से अपनी ही क्लास में करवा दूंगी।
ये हो गई दो बातें। तो मुझे नहीं लगता बुक्स को लेकर कोई कंफ्यूजन होगा, मुझे नहीं लगता अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। बात रही ईएलपीज की, तो मैं आई टेक दैट थिंग कि यस मैंने ईएलपीज लेटली पोस्ट नहीं करी है, पर मैं क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको शेयर कर दी हूं। तो एज सुन एज पॉसिबल मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल पर ईएलपी पोस्ट कर दूंगी, तो आप वो ईएलपी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट थिंग आई विल टेक ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस। मैं ईएलपीज पोस्ट करूंगी तो और आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक। अब बात आती है मैम स्कूल की पढ़ाई और एनएससी जेएस की पढ़ाई को कैसे बैलेंस करना है। तो इसके लिए बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको बताऊं ऐसे करो तो आपका सोल्यूशन ऐसे मिल जाएगा आपको, बिकॉज हर स्टूडेंट का पढ़ने का पैटर्न, हर स्टूडेंट का स्केड्यूल जो है वो डिफरेंट है। बस मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि आज अगर मेरी क्लास 5 बजे खत्म हो रही है, 6:30 पे खत्म हो रही है, वट एवर टाइम माई क्लास इज एंडिंग, रिवाइज the topic there and then only. Do not carry backlog. आप बैकलॉग अगर कैरी करोगे और जब वो बैकलॉग पाइल अप हो जाएगा तब आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात स्कूल की पढ़ाई और ऑनलाइन पढ़ाई को बैलेंस करने की ये है कि फिजिक्स की क्लास हुई, सपोज आज केमिस्ट्री की क्लास आपकी अभी 5 o'clock खत्म हुई है, तो आप उस क्लास को आधे घंटे का जो ब्रेक मिल रहा है आपको 5 to 5:30 या फिर 6:30 पे जब मेरी क्लास खत्म होगी तो दोनों क्लासेस आप 1 घंटा लगाकर वहीं के वहीं रिवाइज कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लेक्चर दोबारा सुन लीजिए। ये मत करना कि आज तो मेरी क्लास हो गया मैं से कल पढ़ूंगा। तो आज की चीज आज ही करिए, तो आपकी पढ़ाई जो है वो एक रिदमिक पैटर्न से चलेगी। एज एंड व्हेन टाइम परमिट्स, जब आपको लगता है सपोज आपने सेल कंप्लीटली पढ़ लिया, सेल डिवीजन आपने कंप्लीटली पढ़ लिया और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब आपका इसका प्रिपरेशन साउंड है, तो जब भी आपको टाइम मिलता है, स्कूल में आधा घंटा, सोने से पहले आधा घंटा, आप पढ़ाई से ब्रेक ले रहे हो, ठीक है, ब्रेक टाइम पे तो मत करो, चलो जहां जहां आपको टाइम मिलता है हाफ एन आवर आप क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आप क्वेश्चंस करते चले जा रहे हो दैट मीन्स आपको चीजें रिटेन रह रही हैं। तो बार बार थ्योरी पढ़ने से अच्छा है मैक्सिमम टाइम अपना क्वेश्चंस में लगाइए। ये पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूल और एनएससी जेएस की पढ़ाई में थोड़ा सा फंबल हो रहे हैं, जिनको बैलेंस बनाने में डिफिकल्टी हो रही है। तो थ्योरी को आप एक साथ ही स्ट्रॉन्ग करते चले जाओ और बाद में आपको जैसे जैसा टाइम परमिट करता है वैसे वैसे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाओ और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप वापस से रिवाइज करो। सो दिस वुड बी द गाइडलाइन फ्रॉम माय एंड, ठीक। सो टुमारो वी विल मीट अगेन सेम टाइम 4 o'clock सेम चैनल, और जेनेटिक्स को कल अपन खत्म करेंगे बच्चों। टिल देन बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ, बीमार नहीं पड़ना है। एनएससी जेएस बिल्कुल आ गया है जिसके लिए अपन बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत मेहनत से प्रिपेयर कर रहे हैं, बस उसके लिए जान लगा दीजिए, पढ़िए बच्चों। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।